नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। शनिवार देर शाम सीएम धामी ने शासकीय आवास पर शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में बैठक की, जिसमें संबंधित अधिकारियों के साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने स्नो लेपर्ड साइटिंग, हेली स्कीइंग और हिमालयन कार रैली को शुरू करने के साथ ही आगामी 20 दिसंबर तक केएमवीएन और जीएमवीएन की सभी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने होटल व्यवसायियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रमुख पर्यटन स्थलों से जुड़ी सड़क, होटल और बुनियादी सुविधाएं पूर्ण रूप से सुदृढ़ रखी जाए। साथ ही शीतकालीन यात्रा से जुड़े हितधारकों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने और वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के तहत प्रत्येक जिले में महोत्सव करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक खास बैठक भी इस दौरान की है। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना इसके पीछे का उद्देश्य है। तमाम विभागों के प्रमुख इस बैठक में शामिल भी हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को समन्वय के साथ काम करने की नसीहत भी दी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, सीएम ने बड़ी बैठक ली और इस दौरान यह भी देखा जा रहा है कि शीतकालीन यात्रा भी अब बढ़ सकती है, तो उसको लेकर भी क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से सीएम धामी ने शासकीय आवास पर शीतकालीन संबंधित जो अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा जिला अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे हैं, उनको भी साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से हम शीतकालीन यात्रा का बढ़ावा देना है। बैठक में सीएम ने जहां स्नो लेपर्ड हेलिंग और हिमालयन कार रैली को शुरू करने के साथ ही आगामी 20 दिसंबर तक केएमवीएन और जीएमवीएन के सभी व्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। और उसके चलते जो है देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो है मुख्यमंत्री समय समय पर बैठक लेते हैं। होटल व्यवसायियों के साथ समय में बैठक करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं कि उनके साथ जो है बैठक की जाए, क्योंकि इस दौरान ग्रीष्मकालीन जो यात्रा चल रही थी उस दौरान उनको अच्छा जो है व्यापार नहीं हो पाया, तो उनको भी कहीं ना कहीं वो चिंता थी। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से जो भी समस्याएं सामने आती है उन पर प्रमुखता से काम करने के दिशा निर्देश समय समय पर मुख्यमंत्री देते हैं। और इस बैठक में भी यही मुख्य उद्देश्य था कि शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिले। बड़ी संख्या में जो है जिस तरह से ग्रीष्मकालीन यात्रा के दौरान जो है श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, तो इस दौरान भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और बड़ी संख्या में जो है शीतकालीन यात्रा का लाभ है वो उठा सके। लेकिन ऐसे में योगेश, यात्रा की स्थिति अभी कैसी है और किस तरह से इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है? देखिए, अगर इस यात्रा की बात करें तो पिछले वर्ष प्रचार प्रसार इतना अच्छा नहीं हो पाया था कि उतनी बेहतर लगे, लेकिन इस बार उम्मीद काफी अच्छी जताई जा रही है। उसके लिए व्यापक जो है इंतजाम भी किए जा रहे हैं। जिस तरह देखा जाए तो जो वहां पर सड़कें हैं उनको बेहतर करने, होटल बुनियादी सुविधाओं को रूप देने के लिए जो है कहा गया है। उन पर जो है लगातार काम भी करते नजर आ रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के तहत जो महोत्सव किए जा रहे हैं उनका भी प्रचार प्रसार हो, ताकि वहां भी अगर पर्यटक इस दौरान आ रहे हैं तो वो भी हिस्सा ले सकें। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो तमाम तरह के जो आयोजन होने हैं उसमें भी जो है पर्यटक आ सकें वहां पर उस दौरान, तो वो भी जो है पूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है। और ये साफ तौर पर कहा गया है कि जहां हम्म। व्यवस्थाएं करनी है वहां पर तमाम व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ रिफ्लेक्टर ऐसे इलाकों में जरूर लगाए जाए जहां पर कोहरा इस दौरान देखने को मिल जाता है, ताकि जो है, क्योंकि वाहन चलाते समय पहाड़ी इलाकों में रिफ्लेक्टर होना बेहद जरूरी है। तो रिफ्लेक्टर के लिए कहा गया है कि रिफ्लेक्टर जरूर है, ताकि पता चल सके कि रोड कहाँ पर है और कहाँ पर हमें चलना है, ताकि किसी प्रकार की पर्यटकों को परेशानी ना हो सके। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर करूँ करेंगे। केदारनाथ हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी के संकेत। नए सिरे से हेली सेवा को लिए भी टेंडर निकाला गया है। 2023 में हेली कंपनियों से किया करार यात्रा शुरू होने से पहले होगा समाप्त। यूकाडा करेगा सख्त निगरानी, यात्रियों की संख्या हो सकती है सीमित। तो सुरक्षा कारणों से प्रतिदिन उड़ानों, यात्रियों पर भी नियंत्रण संभव बताया जा रहा है। इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने किया था हेली सेवा से सफर। 1.40 लाख से ज्यादा यात्रियों ने हेली सेवा से किए थे बाबा केदार के दर्शन। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हेली सेवा के किराए में इस बार बढ़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं। बढ़ोतरी इस दौरान की जा सकती है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री
हेली के जरिए चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से तीर्थयात्री पहुंचते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। बता दें कि इस प्रकरण में 10 दिसंबर को प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी थी। इसके बाद न्यायालय की ओर से 16 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के अनुसार अगली सुनवाई की तारीख बदलकर 3 फरवरी कर दी गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। रेलवे ने इस मामले में अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर अपना स्वामित्व दावा प्रस्तुत किया है। रेलवे के मुताबिक इस भूमि पर लगभग 3,365 से ज़्यादा अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जहां करीब 40,000 की आबादी निवास कर रही है। ये मामला हजारों परिवारों से जुड़ा होने के कारण संवेदनशील भी बना हुआ है। तो अब 3 फरवरी को सुनवाई होगी बनभूलपुरा मामले पर। पहले 16 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण का ये पूरा मामला है, जहां मकानों को चिन्हित भी कर दिया गया है। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की अभी व्यवस्थाएं भी देखी जा रही है, और क्योंकि अब तो मामला ये बताया जा रहा है कि 3 फरवरी को सामने आएगा। सबसे बड़ी अपडेट है हल्द्वानी के जो बच्चों का मामला था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई 3 फरवरी कर दी गई। हालांकि 10 दिसंबर को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन मौसम के चलते और वेकेशन के चलते 3 फरवरी इसकी सुनवाई कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से 30 हेक्टेयर भूमि पर अपना दावा रेलवे बता रही है, इसके अनुसार लगभग 4500 परिवार जो है इसके अतिक्रमण क्षेत्र में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पहले 3 फरवरी को सुनवाई होनी थी, फिर उसके बाद जो 3 दिसंबर कर दी गई, फिर 10 दिसंबर कर दी, अब 3 फरवरी कर दी गई। अब देखने वाली बात होगी कि 3 फरवरी को भी इसका सुनवाई आती है। हालांकि पुलिस अभी नजर बनाई हुई, चप्पे चप्पर में पुलिस है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को बनभूलपुरा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, आई कार्ड चेक कर जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी फरवरी तारीख होने के बाद। हालांकि लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, अब देखना होगा 3 फरवरी को फैसला किस ओर जाता है। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में हर की पौड़ी माया देवी और मनसा देवी मंदिर से महज आधा किलोमीटर दूर बनी एक दरगाह पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्थान टाइगर रिजर्व की करीब 5 बीघा संरक्षित वन भूमि पर बनी हजरत सैयद सुल्तान शाह दरगाह को अवैध मानते हुए मौके पर नोटिस चस्पा किया गया है। वन विभाग ने 15 दिन के अंदर भूमि स्वामित्व और निर्माण से जुड़े वैध दस्तावेज पेश करने के भी निर्देश दिए। साथ ही तय समय में दस्तावेज न मिलने पर पूरी संरचना को अवैध घोषित कर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं दरगाह से जुड़े अनुयायियों का कहना है कि इससे पहले 18 मई 2023 को भी मामला अदालत में गया था, जहां उनके वकील के जरिए जवाब दाखिल किया जा चुका था। उनका दावा है कि बाबा जी करीब 60 सालों से यहाँ सेवा करते आ रहे हैं और यह स्थल पुरानी आस्था से भी जुड़ा हुआ है। मैं दरगाह का फॉलोअर्स हूँ, जैसे अनुयायी होता है, आने वाले जैसे श्रद्धालु होते हैं, मैं उस टाइप से हूँ। तो अभी जो राजस्थान नेशनल पार्क की तरफ से यहाँ पर जो नोटिस लगाया गया है, तो कितना समय मिला है और क्या कुछ मामला है? ये 11 तारीख में नोटिस लगाया गया था शाम को 4 बजे के आसपास, ठीक है, और 15 दिन का इसमें टाइम मिला है। और उसका हमने राजा जी नेशनल पार्क यानी कि टाइगर रिजर्व ने लगाया है, तो उनको हमने अपना जवाब यानी कि नोटिस का जवाब देना है 15 दिन के अंदर अंदर। इससे पहले भी ये मामला हुआ था जब लगाया था? जी, इससे पहले भी ये मामला हुआ था, 18/5/23 में ये मामला हुआ था। 18/5/23 में हमने भी पहले भी कोर्ट के उसमें अपने वकील से जवाब दिलवा दिया था। तो जब ये आपने पहले भी जवाब दे दिया था, उसके बाद अब दोबारा लगाया है, तो इसमें वैधता का प्रमाण कहाँ है? तो ये तो जंगलात वाला ही बताएंगे वैधता का प्रमाण। वैधता तो हमारे से प्रस्तुत करने के लिए कह रहे, हमने पहले भी किया और इस बार भी करेंगे हम। वो कह रहे अवैध, हम कह रहे वैध, तो हम अपने कागज प्रस्तुत करेंगे उनके सामने।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 31 वादों का निस्तारण भी किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति आशीष नैथानी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की अध्यक्षता में वादों की सुनवाई की गई, जिसमें कुल 331 मामलों राष्ट्रीय लोक अदालत सुनवाई के लिए पंजीकृत किए गए थे। इनमें से न्यायमूर्ति आशीष नैथानी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने वादों को निस्तारित भी किया। वहीं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सचिव नेहा कुशवाहा ने बताया कि लोक अदालतों में छोटे मुकदमों में लंबी चलने वाली प्रक्रिया में अदालतों बकायेदारों का समय और पैसों की बचत के साथ ही आपसी सहमति से वादों का निस्तारण भी किया जाता है। लोक अदालत का तात्पर्य ये है कि आज लोगों के लिए अदालत है, मीन्स उनके फ़ायदे की चीज़ है। जैसे इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है कि खूबी लोक अदालत की सबसे बड़ी ये है कि लोक अदालत का जो भी आदेश होता है वो फाइनल होता है, उसकी कोई अपील रिवीजन नहीं हो सकता। तो मीन्स किसी भी पार्टी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि आगे इसमें क्या होगा। इससे समय बचता है, खर्चा बचता है। दूसरी चीज़, अगर किसी ने फ़ीस लगा के इतने बड़े बड़े मैटर जो न्यायालय में देते हैं तो वो फ़ीस भी आज की डेट में वापस हो जाती है। तो सबसे मेन चीज़ ये हो गई। और इसके अलावा आपके जो भी खास हम सबको समझने की चीज़ है, और आगे भी अपील करूँगी मैं जनता से कि राष्ट्रीय लोक अदालत पूरे इंडिया में आगे भी लगेंगी, उसमें आप लोग आइए और योगदान दीजिए। और जो भी ऐसे मामले जो राजीनामे के आधार पे हो सकते हैं उनको आप बिल्कुल उसमें आके अपना राजीनामा पक्षों के बीच में करा के। और मुख्यमंत्री के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 विजन को साकार करने की दिशा में देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसएसपी दून के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत थाना कालसी पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 90 लाख रुपए के 300 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद की गई है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश से स्मैक की तस्करी करने आए थे और इसे पहाड़ी जिलों में स्थानीय नशा तस्करों को सप्लाई करने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक कोटी रोड कालसी पर चेकिंग के दौरान दोनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। शक के आधार पर तलाशी ली गई, जिसके बाद उनके पास से भारी मात्रा में स्मैक भी बरामद की गई। जैसा कि आप विदित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के संकल्प ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड 2025 के अंतर्गत पुलिस द्वारा कई समय से नशे के विरुद्ध कड़ी और सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ये कालसी पुलिस जब कोटी रोड पर चेकिंग कर रही थी तो उसके द्वारा 2 युवक, जो कि एक का नाम मोनू और संदीप, जो कि रसूलाबाद कानपुर देहात का रहने वाला है, और दूसरा है हिमांशु, वो भी कानपुर देहात का रहने वाला है। इनसे दौरान चेकिंग 160 ग्राम और 140 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपया है। इस गिरफ्तारी में मुख्य रूप से जो हमारी भूमिका रही है उनमें एसआई नीरज कठैत है, वहाँ के हेड कांस्टेबल गोपाल ज्ञानसु, कांस्टेबल निकुल और आदि हैं। इनके द्वारा इसको आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, दोनों अभियुक्तों को, जिनके उनका रिमांड स्वीकृत कर सुद्धोवाला जेल में भेज दिया गया। देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है या नहीं, इसकी चर्चा तेज है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए डेमोग्राफी तक बदलने दी। इतना ही नहीं, बीजेपी के मुखिया ने तो यहां तक आरोप लगा दिए कि अवैध बसावट की ही कांग्रेस पार्टी जननी है। नैनीताल के भीमताल में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूसीसी लागू होते ही कांग्रेस को तकलीफें होने लगी हैं। कांग्रेस का काम केवल तुष्टीकरण को खाद पानी देना है। देवभूमि में अवैध बसावट की कांग्रेस पार्टी ही जननी है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि उत्तराखंड में रहना है तो उसे देवभूमि का सम्मान करना ही पड़ेगा। मुगलों वाली सोच का यहाँ कोई भी स्थान नहीं है। जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश के लोग खुश हो रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब नहीं होंगे, देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र,
हमारे द्वारा जो हम लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने पर भी उनको दिक्कत हो रही है। भाइयों बहनों, इन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी संरचना, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक संतुलन को सुरक्षित रखते हुए विकास की गति को और तेजी से किया जाए। प्रदेश की डेमोग्राफी को असंतुलित करने का प्रयास करने वाले तत्वों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। कांग्रेस को यूसीसी से भी तकलीफें हैं। उन्हें लगता है कि इससे विशेष समुदाय के अधिकार को छीना जा रहा है। कांग्रेस अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती। उत्तराखंड में कब्जाधारियों के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ गई है। उन्हें प्रदेश में ही कहीं भी लैंड जिहाद नजर नहीं आता। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को बसाने का काम किया है, जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी वो लोग बस गए हैं। हाल ही में मेरे संज्ञान में यही इसी के आसपास इसी क्षेत्र का भी एक मामला आया है, जहां जंगलों के बीच में बड़े स्तर पर कब्जा करके एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देवभूमि में धर्म की आड़ में होने वाले इस लैंड जिहाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सभी निर्माणों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। भाइयों बहनों, सीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार गौ माता के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमने लैंड लव जिहाद जैसी कट्टरपंथी सोच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बनबुलपुरा में दंगा करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद अब भी कोई भी सरकारी भूमि पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं रखता है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को लैंड जिहाद पर कार्रवाई से भी दिक्कत है। उन्हें लैंड जिहाद करने वाले ही अच्छे लगते हैं। उन्होंने प्रदेश की जनसंख्या को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर विशिष्ट समुदाय के लोगों को बसाया, जहां वो पहले थे ही नहीं। प्रदेश में ऐसे स्थानों पर हुए अनेक अवैध अतिक्रमणों को हटाते हैं, जहां पर हरा कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा डालकर हमारी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इससे कांग्रेस के लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हमारी सरकार ने राज्य में हो रहे ये सुनियोजित लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादों से मुक्त कराने का काम अभी तक हमने कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी है। उसके चक्कर में उनको कहीं लैंड जिहाद नजर नहीं आता है। बीजेपी की सरकार मंदिरों का विकास कर रही है और नए कार्यों को आगे बढ़ा रही है। तब विपक्ष के कुछ लोगों को देवभूमि में सनातन संस्कृति के सम्मान और विकास कार्यों से समस्या होती है। सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। 4 धाम की तर्ज पर मानसखंड के पौराणिक मंदिरों का पुनरुत्थान किया जा रहा है। लिहाजा उत्तराखंड में कब्जाधारियों के लिए कोई जगह नहीं है। अब देवभूमि में धर्म की आड़ पर होने वाले लैंड जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनकी सफाई का अभियान जारी रहेगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि षड्यंत्रकारी व विभाजनकारी ताकतों को जनता जवाब देगी। इधर बीजेपी सरकार के मुखिया के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड में कितने बेरोजगार युवा हैं, युवाओं के साथ सरकार किस तरह का खिलवाड़ कर रही है और उनके सपनों को किस तरह से बेचा जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार का पूरा फोकस केवल दिखावे और प्रचार प्रसार पर है, जबकि जमीनी मुद्दों से उसका कोई सरोकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति लगे ना फिटकरी रंग चोखा जैसी है, जिसमें कुछ किए बिना भी सब ठीक होने का दावा किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी का एक फोटो आया था, मुझे लगता है वो वहीं जा रहे थे क्या? एक वीडियो आया था, लगता है वहीं जा रहे थे। उनको इसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। इस प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं उनको ये नज़र नहीं आता। इस प्रदेश में युवाओं के साथ किस तरह उनकी सरकार खिलवाड़ कर रही है, युवाओं के जो सपने हैं उनको किस तरह बेचने का काम कर रही है, इस पर उनको ध्यान नहीं है। उनका एक ही चीज़ पर ध्यान है ये सब, और वो इसलिए है कि हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा। उनको करना कुछ नहीं है, फजूल जुबान चलानी है और वोटों का इंतजाम
इस तरह झूठ बोलकर करना है। उनको बहुत चिंता है इस बात की। तो एक दिन वो मेरे साथ मीडिया में आ जाए। मैं चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि जिस बात की वो इतनी चिंता कर रहे हैं उसी बात पर बहस के लिए वो मेरे सामने मीडिया के साथ बहस के लिए आ जाएं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। सनातन धर्म के ग्रंथों में प्रदेश का जिक्र किया गया है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री पूजा पाठ के लिए आते हैं। लिहाजा सीएम का कहना है कि यहाँ डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे और संस्कृति की रक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। इधर विपक्ष जनहित के मुद्दों को उठा रहा है, लेकिन सवाल ये कि अगर राज्य की डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनविल टीवी। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर वर्षों पहले भी सवाल उठ रहे थे और आज भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हरिद्वार से जो अवैध खनन की तस्वीरें सामने आई हैं वो न सिर्फ हैरान करने वाली हैं जबकि कई सवालों को भी जन्म दे रही हैं। जिलाधिकारी से लेकर खनन अधिकारी तक के पास कहने को सिर्फ दलीलें हैं और से लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार से आई ये तस्वीरें जिला प्रशासन के दावों के साथ ही सरकार की नीतियों पर सवाल हैं। रोशनाबाद, नवोदय नगर और हेमंतपुर की नदी तटों पर दिन रात माफियाओं का कब्जा है, लेकिन प्रशासन की चुप्पी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि जहां ये खनन चल रहा है वहां से प्रशासनिक दफ्तर बस कुछ ही दूरी पर है, फिर भी कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा है। हमने कार्रवाई करी थी, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े भी थे। अभी पुनः आपने मेरे ये मैटर संज्ञान में लाए हैं जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स भी दिखाए गए हैं। अभी मैंने एसडीएम हरिद्वार को और माइनिंग ऑफिसर और साथ ही संबंधित थाने उनको बोला है कि सघन चेकिंग करें रात को, और अगर कोई भी बार बार रिपीटेड ऐसे ऑफेंड करते हैं तो उस पर फिर विधिक कार्रवाई भी करेंगे। अब ये वाली बात पर मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो कार्रवाई हमने करी है, अगर उसके बाद भी अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तो जो संबंधित वहाँ के जो जैसे लेखपाल हो गए, वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हो गए, वहाँ पे जो तहसीलदार हैं, उनकी जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाएगी ताकि आगे कोई भी ऐसी कार्रवाई ना हो, और अगर फिर भी रिपीट होता है तो फिर हम ऑफेंडर्स पे एफआईआर भी दर्ज करेंगे। इस अवैध खनन के चलते नदी में कई गहरे गड्ढे भी हो चुके हैं जो बरसात के दिनों में किसी दुर्घटना को भी अंजाम दे सकते हैं। जिस नदी में अवैध खनन का खेल चल रहा है वहां का जायजा लेने एचएनएन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। यहां रात के अंधेरे में ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और मशीनें नदी का सीना चीरती हैं। इसको लेकर प्रशासन ने पहले भी कार्रवाई की थी, कई ट्रैक्टर सीज किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी अवैध खनन का ये कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अजीब बात यह है कि जिला खनन अधिकारी से लेकर डीएम तक की मीडिया के सवालों पर सिर्फ दलीलें हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि सूचना मिलने पर कार्रवाई की जाती है, किसी भी हाल में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसडीएम साहब भी यही बातें करते हैं और जिला खनन अधिकारी मीडिया के सवालों से घबराए हुए हैं क्योंकि कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। कार्रवाई भी की गई है। अभी भी जब शिकायत प्राप्त होगी तो हम लोग चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट की टीम हो या तहसील की टीम हो, उसको तुरंत वहाँ पे भेजा जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। कई बार कार्रवाई हुई और अगर आज भी सूचना मिलेगी या कभी भी सूचना मिलती तो मैं रात में ही कार्रवाई कर देता हूँ। और जैसे एक सूचना आपको द्वारा मिली थी उसमें कार्रवाई होनी थी, उसमें आज मैंने पैमाइश कर ली, उसमें हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। ये लगातार पकड़े भी जाते हैं, कई बार नहीं पकड़े जाते हैं, कई बार भाग जाते हैं, एस्केप करते हैं। फ़ोन तो उठाया जाता है, कई बार नहीं उठ पाता, वो तो अर्जेंसी रहती है, लेकिन जब भी वो उठता है तो कार्रवाई होती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।